अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं करीम भाई, करीम ट्रैवल एडवाइज़र से। आपने इनको ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। और भाई ज़्यादातर बात करते हैं तुर्की और युगांडा के बारे में। आज भाई से पूछते हैं कि भाई इन्होंने पकड़ लिया, कह रहे करीम भाई जब तक बताएंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है आज करीम भाई को। भाई युगांडा ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ की बात करते हैं, भाई करते हैं बात युगांडा की। आज हमने पूछना है युगांडा में ऐसा क्या जो दूसरे कंट्रीज में नहीं है। जी करीम भाई बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम। समीर भाई थैंक यू सो मच, आज बड़ी खुशी हुई। छोटे भाइयों की तरह समीर मेरे, सब पहले तो ये बताऊं कि बहुत अच्छे से रब्ता है, बहुत अरसे से रब्ता है माशाल्लाह से, और बहुत प्यार है इनके साथ मेरा। लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद और मतलब मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो समीर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, युगांडा क्यों, ये अक्सर मुझसे जो भी पूछते हैं मेरा सवाल ये था। युगांडा असल में समीर भाई इतनी ट्रैवलिंग के बाद मैंने नोट किया है कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, अगर किसी पाकिस्तानी की पाकिस्तान से बाहर कहीं इज्जत है तो वो मुझे युगांडा में है। अगर आपको फर्स्ट क्लास सिटीजन कहीं खिताब मिला है तो वो युगांडा में मिला है। मतलब कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एज अ सेकंड क्लास सिटीजन या जो भी आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट या हमारे पाकिस्तानी की क्या एक वर्थ है, तो उस लिहाज से युगांडा में रिस्पेक्ट बहुत है हमारी पाकिस्तानियों की ना। तो इस लिहाज से यानी जो है मैं कहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट अच्छा है, रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरा उनका वेदर बहुत अच्छा है, 12 महीने अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, इस तरह का वेदर 12 महीने रहता है। और फिर हलाल खाना, सबसे बड़ी बात, क्रिश्चियन कंट्री है युगांडा। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो कसाब रखे हुए हैं जिसे हम कसाई बोलते हैं वो सारे मुस्लिम होंगे मेजॉरिटी तौर पे, सारे मतलब कैसे मेजॉरिटी तौर पे मुस्लिम को हायर करते हैं और मुस्लिम हलाल फूड बहुत जल्द इजी मिल जाता है। तो इस तरह से, और फिर आप अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं तो आपके लिए वो मतलब आपको इस तरह के भी माहौल मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ओपन लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, लिबरल, वो भी मतलब वहाँ पे हर तरह का माहौल है, कोई आपको तंग नहीं करता, रेसिज्म भी नहीं है। तो बड़ी वेलकमिंग कौम है। मतलब आप एयरपोर्ट से उतरते तक और फिर वापस एयरपोर्ट आते तक आपको बॉस ही कहते रहते हैं। अब यहाँ से हिसाब लगा लें। अच्छा। एक मैं वर्ड कहूँगा लाइन, अगर ये हमारे जो व्यूवर्स हैं आपके भी और जानने वाले, इतना आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतना दर्जा देते हैं कि नाउज़ बिल्ला आपको खुदा नहीं बनाते वरना सब कुछ आपको बना देते हैं। अब यहाँ से हिसाब लगा लें। एक्चुअली मोस्टली ये देखा गया है अफ्रीका के अंदर, लोग कहते हैं यार क्राइम बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जाएंगे लूट लेंगे, या इसलिए लोग वहाँ जाते नहीं हैं। तो इस तरह कोई सिस्टम है वहाँ पे? अच्छा देखिए, मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे इंसान है वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं। चाहे हम पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ पे भी मसाइल हैं। तो हर मसाइल तो हर जगह पे हैं, लेकिन हाँ ये होता है कंपैरिजन हो जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्राइम है, तो उसके साथ अगर आप युगांडा को कंपेयर करें, युगांडा क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में आता है, ये भी आपको पता होगा। तो ईस्ट अफ्रीका में ये युगांडा एक सेफ जगह है, बजाय इसके कि साउथ अफ्रीका अगर आप जाते हैं वहाँ पे खतरा जरूर है। यानी वहाँ पे गन शन भी होती है, यहाँ पे गन लॉ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है युगांडा में, इनको ये भी पता है कि अगर चोर को पकड़ेंगे तो उसको जला देंगे। तो इतनी सख्त सजा है, इसलिए चोर हैं वो कैसे चोर है, आपने मोबाइल से पकड़ा हुआ है या हम वीडियो बना रहे हैं या मोबाइल सामने रखा हुआ है तो लेके भाग जाएंगे। यानी वो रुकेंगे नहीं आपके पास अगर रुकेंगे नहीं बोलो निकालोगा। सही मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मामला है, कराची में है या और जगह हम चोरी या डकैती कम है, वो उस तरह की मतलब होगी, लेकिन वो इस तरह की कि वो चोरी इस तरह की है कि आपसे लेके भागने वाले चोर है। सही है, वो दलेर चोर नहीं है। सही है। और फिर सेफ्टी, मैं खुद रात को बाहर घूमता हूँ, लेकिन देखिए एहतियात हर जगह पे होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्राइम नहीं है, मैं जैसे पहले भी कहा जहाँ सॉरी इंसान है वहाँ पे क्राइम है, लेकिन बहुत बनिस्बत बेहतर है। मैं खुद रात का पंछी में रात को घूमता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो क्राइम के लिहाज से मतलब 5,000 पाकिस्तानी फैमिली साथ रह रहा है। 500 नहीं, 5,000। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये तो हो गया वहाँ के वेदर की, वहाँ का माहौल की, हर चीज़ के बारे में। तो अगर यही माहौल देखना, इसी तरह का वेदर देखना, तो बंदा पाकिस्तान में भी कहीं पे जाके देख सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि युगांडा ही क्यों चूज़ किया हुआ, क्या वहाँ पे बंदा अर्निंग कर सकता है जॉब्स के हवाले से या बिजनेस के हवाले से या लाइफ सेटलमेंट के हवाले से? मेन चीज़ वो है। अच्छा चलें, अभी जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि यार लाइफस्टाइल, अच्छा अब लाइफस्टाइल ये है कि देखिए पाकिस्तान में भी अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाता है इंसान को, बंदे को, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। युगांडा में भी इस तरह का मिल जाता है। लेकिन जो उसकी आपने बात की ना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग कहते हैं जैसे पाकिस्तान में अब सिर्फ बहुत सारे आपको पता है महंगाई की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन की बात अगर हम करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो युगांडा की अगर आप करेंसी देखें, मैं जब 2018 में पहली बार युगांडा गया था तो युगांडा का जो पाकिस्तान का जो 1 रुपया था, युगांडा के 40 शिलिंग बनते थे। कितने? 40। अब पाकिस्तान का 1 रुपया वहाँ के 20 शिलिंग बनते, यानी आधा हो गया है। यानी ये 4 साल में युगांडा की करेंसी ऊपर चली गई है, पाकिस्तान की नीचे आ गई है। फिर अभी मैं एक जिंदा एग्जांपल दूं कि अभी एक भाई थे मेरे, अजान हो रही है, इसको रोक दें। तो जी करीम भाई आप बता रहे थे कि माहौल के बारे में और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अच्छा, एक दोस्त है मेरे भी, फैसल भाई, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी और वो फिर 2019 में वहाँ पे गए, सॉरी 2020 में वहाँ पे गए। कोरोना कब आया? 2020 में शायद, हाँ 2020 के वो उसमें गए कोरोना में।
तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा करीम भाई, मैं मिसाल के तौर पे आप 50 लाख आपके पास पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में अगर उसको आप डॉलर से कन्वर्ट करें तो अगर आपके पास 2019 में जो 50 लाख रुपए था वो 2022 में उसके जो डॉलर आने थे वो इन्फ्लेशन की वजह से सही चेंज हो गई उसकी वैल्यू। सही। युगांडा में अगर आप वही पैसा लगाते हैं तो बेसिकली आपके जो पैसे की वैल्यू है वो उतनी ही रहती है। और उन्होंने मुझे बताया कि करीम भाई अगर मैं 1 करोड़ रुपये यहाँ पे लाया हूँ तो 1 करोड़ अब मेरा वो 2 करोड़ है। यानी इस बिजनेस इतना अच्छा है कि आप 2-4 साल में अगर आप 1 करोड़ लगाते हैं तो आप 2-3 साल में वो 1 करोड़ कवर कर लेते हैं और उसके ऊपर ही प्रॉफिट हो जाता है। वाह। तो यानी इन्फ्लेशन नहीं है, सबसे बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है। सही। तो कोई भी बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरा पैसा वहां लगे कि जहाँ पे यानी आपका लॉस हो जाए। जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आप 1 लाख लीरा लेके गए, मिसाल टर्की में चले गए, अगर वही आप 1 लाख लेके जाए इस टाइम, उसका डॉलर का रेट उस टाइम 2020-21 में क्या था और अब क्या है, तो आपके पैसे अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डीजल ही हो गए ना आपके पैसे। सही। तो आपको हमेशा बिजनेसमैन ऐसी कंट्री ढूंढता है जहाँ पे उसके पैसों की वैल्यू कम ना हो। हाँ। तो युगांडा एक ऐसी स्टेबल इकोनॉमी है जहाँ पे आपके पैसे, जहाँ पे बेसिकली आपके पैसे की वैल्यू रहती है, इन्फ्लेशन नहीं है वहाँ पे। हालांकि हमसे वो हम कहते हैं जी युगांडा गरीब कंट्री है, लेकिन मेरे भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा किसी को बिजनेस करना है और अपना पैसा डबल ट्रिपल करना है तो युगांडा इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि वहाँ पे हम किस किस्म का बिजनेस कर सकते हैं। मेन जो चीज़ आती है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं यार कि हमें बिजनेस का आइडिया दे दें, कहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं खासतौर पे, जो पाकिस्तानी हैं सारे, तो पाकिस्तान से हमारा सियालकोट से फुटबॉल बहुत जाता है, पूरी दुनिया में इम्पोर्टेड है। सही। ये एक मजे की बात आपको बताऊं, जितनी स्पोर्ट्स की शॉप है युगांडा में सब पाकिस्तानियों की, सिर्फ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और सियालकोट से ही वो सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे सारा युगांडा में। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है और आप चाहते हैं कि बिजनेस हो, एक तो स्पोर्ट्स का आपको बता दिया, उसके बाद आप करें मेडिसिन का बहुत काम है, पाकिस्तान से मेडिसिन बहुत जाती हैं। अच्छा। ठीक है, मेडिकल आपकी सोच है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे मेडिसिन की। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, दुबई से बहुत ज़्यादा हो रहा है काम। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, फिर गाड़ियों का, मैंने खुद वीडियो में दिखाया है, गाड़ियों का बहुत काम है जो जापान से इंपोर्ट हो रही है। तो ये 4-5 काम तो हमारे पाकिस्तानी भाई टिका के कर रहे हैं माशाल्लाह। सही है। और मिनिमम कितना पैसा चाहिए वहाँ पे अगर बिजनेस करें तो कम से कम कितना पैसा हो कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन एक जायज़ बनता है, मुझसे लोग अक्सर करते हैं करीब मेरे पास 10-20 लाख है, मैं चल रहा हूँ युगांडा। नहीं, युगांडा का परमिट जो है ना, ये भी आपको मजे की बात बताऊँ कि सबसे एक्सपेंसिव परमिट है उस अफ्रीका के रीजन का, ईस्ट अफ्रीकन रीजन का। $2,500 का 1 साल का परमिट है और कम से कम वो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है कि आप 2 साल का लगवाएं। तो कितना हो गया? $5,000, तकरीबन 8 से 9 लाख का परमिट है। फिर आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपका $1,000, 10 लाख सिर्फ समझे कि आपके पास 2 साल के परमिट लिए पैसे होने चाहिए। इसका मतलब है तो कि परमिट के दुकान आपने ली, बिजनेस लिया। तो मेरा जो लोगों को हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि कम से कम अगर आपके $50,000 से $60,000 नहीं है तो आप युगांडा में मत जाइए। ओहो। लेकिन लोग कहते हैं करीम भाई मतलब $50,000 हो तो कोई और बिजनेस कर लें, लेकिन बिजनेस कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको अर्निंग मैंने बताई है आपको, जो प्रॉफिट रेशियो है वहाँ पे वो इतना अच्छा है कि $50,000-60,000 जो है आपका, अगर आप किस्मत अच्छी, ये नहीं कि बिजनेस आपका चल जाता है, लॉस भी है, लेकिन बिजनेस तो नुकसान और फायदा साथ है, लेकिन अगर आपका बिजनेस चल जाए वहाँ पे तो आप यकीन करें $50,000 2-3 साल में रिकवर कर सकते हैं माशाल्लाह। सही। और जॉब्स के हवाले से कैसा है? अच्छा, जॉब वहाँ पे ऐसी है कि अगर आप बहुत हाईली स्किल्ड हैं, अभी मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, जिससे मैं उनको बता रहा था आपको, उनको ऑफर हुई थी एजुकेशन टीचिंग में, जॉब उनके लिए है जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं या किसी के पास कोई कैम्ब्रिज की या किसी इस तरह की डिग्रीज हैं, तो उनके लिए जॉब्स अच्छी हैं। और जॉब्स वाले भी वहाँ पे जो है माशाल्लाह से $3-4 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरे अपने दोस्त, लेकिन वो कोई बात है, एक तो अच्छा जॉब मिलती है वहाँ पे रेफरेंस से। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप सीवी लेके चले जाएं जैसे दुबई सऊदीया में होता है, तो इसके लिए मैं मना करूंगा, कोई भी सीवी उठा के मत जाए अफ्रीका में। अफ्रीका में अगर आपने किसी ने जाना है युगांडा में खासतौर पर जॉब करने के लिए, तो आपका कोई रेफरेंस होना चाहिए, कोई आपको खुद बुला रहा है फिर आप जॉब के लिए जाएं, वरना मत जाए। ठीक है। और तुर्की भी आप काफ़ी देर रहे हो, तुर्की का भी आपके पास रेजिडेंसी है और यहाँ पे युगांडा की भी, तो आपने तुर्की की निस्बत युगांडा को ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो तुर्की अगर आप देखते हो तो तुर्की इस मामले में क्या उल्टा जो आपने चीज़ें बताई हैं इस हवाले से? एग्जैक्टली, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है बिजनेस के लिहाज से, मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा है कि बिजनेस अगर किसी ने करना है तो युगांडा, तुर्की नहीं। तुर्की में जो बिजनेस हो रहा है वो सिर्फ हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, इसको मैं मानता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तुर्की अच्छा है, आपने प्रॉपर्टी ले ली है, नहीं प्रॉपर्टी क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन चल रही है तो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू फिर जारी बात है, वो एक रिस्क वाला फैक्टर है, लेकिन चलें जिसने वहाँ रहना है। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, तुर्की पता किसके लिए? अगर आपकी इनकम कहीं से भी आ रही है, इंग्लिश में कहते हैं पैसिव इनकम, आप कोई काम नहीं कर रहे, आपकी प्रॉपर्टी किराए पे लगी हुई है पाकिस्तान में, लाख 1.5 लाख यहाँ से किराया आ रहा है, आपकी गाड़ियाँ चल रही, कहीं से भी पैसिव इनकम आ रही है आपकी, तो तुर्की इज द बेस्ट प्लेस। आप ये कहें मैं तुर्की में बैठ के पैसे कमा लूँ तो यू आर रॉन्ग। अच्छा, तुर्की बस ये नहीं कि आप कह सकते हो कि आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन तुर्की में एनवायरनमेंट से नहीं आ रहा वो,
ठीक। पैसा आपके पास कहीं से भी आ रहा है, वो तुर्की नहीं है और आप तुर्की में रहना चाह रहे हैं तो तुर्की इज द बेस्ट प्लेस। मेरी बात ठीक, समझ गए? क्वालिटी लाइफ जीने के लिए तुर्की सबसे बेस्ट है। मिसाल के तौर पर मैं फ्रीलांसर हूँ, मिसाल के तौर पे आप फ्रीलांसर ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम तुर्की में बैठ जाएं, हमारी इनकम तो तुर्की से तो नहीं आ रही ना, वो सही। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बंदा कहे मैं 10-20 लाख लेके तुर्की में लगा लूँ, वहाँ से कमा लूँ, वो रॉन्ग डिसीजन है। अब आप समझ गए मेरी बात? ठीक ठीक, फिजिकल बिजनेस तुर्की में नहीं है। सही है। और घूमने फिरने के हवाले से क्या कहते हैं आप युगांडा का, टूरिज्म के हवाले से? टूरिज्म के हवाले से जिनको नेचर पसंद है, जिनको सफारीज पसंद है, मैं आपको बताऊं, मैं युगांडा भी पिछले आपको पता 1 साल से उधर हूं। जितना गोरा टूरिस्ट मैंने युगांडा में देखा है, आपकी सोच से बाहर है। अच्छा। गोरा की वहाँ तो बिल्डिंगें होती है ना, अमेरिका चले जाए, उनको तो ये नेचर नजर नहीं आता, तो वो नेचर लवर्स हैं, वो नेचर के लिए यहाँ पे आते हैं, सफारीज के लिए यहाँ पे आते हैं। आपको इतना टूरिस्ट गोरा में नजर आएगा युगांडा में, आपकी सोच से बाहर। इतना पाकिस्तान में कहीं और आपको नजर नहीं आता। हाँ, जितना दुबई में नजर आता है उस तरह का नजर आता है। अच्छा जी, सही। लेकिन टूरिज्म वाला। अच्छा, और अगर कोई बंदा जाता है 7-8-10 दिन के टूर के लिए, तो उसको क्या रिकमेंड करते हैं? वो एक्सपेंसिव रहेगा या उसके लिए चीप रहेगा अगर अदर कंट्रीज की निस्बत? अदर कंट्रीज को देखिए, अगर क्योंकि हमारा लिविंग स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, तो आप ये कह सकते हैं जैसे आप समझे कि आप थाईलैंड मलेशिया में रह रहे हैं, इस तरह का उसका कॉस्ट आएगी। मतलब आप समझे कि $2,000 उसके पास हो, $1,500-2,000 तो वो। और अगर किसी ने एंजॉयमेंट वगैरह करनी हो तो कोई है सिटीज वगैरह जहाँ पे, जैसे थाईलैंड? कंपाला कहते हैं कि इंग्लिश में अगर आप गूगल करें कंपाला के बारे में, कहते हैं इट्स अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ये वो शहर, इसको लास वेगस कहते हैं अफ्रीका का। अच्छा। अब आगे आप खुद समझदार लास वेगस क्या है? तो बेसिकली नाइट लाइफ बहुत जबरदस्त है। अगर देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन आया, अगर इसको लास वेगस कहते हैं या इसको ये कहते हैं सिटी दैट नेवर स्लीप्स, तो आप सोचें वहाँ पर डेंजरस जगह को कह सकते हैं कोई? कौन रात को बाहर निकलता है खतरनाक यही जगह? बात आप साउथ अफ्रीका में निकल के दिखाएं, ये भी बात है। यहाँ पे आप 2 बजे निकले, 3 बजे निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। ले करीम भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। तो भाई का चैनल है क्रीम ट्रैवल एडवाइजर के नाम से, वो आप देखें, जरूर सब्सक्राइब करें। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक पे भाई के साथ वीडियो बनाएंगे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर। अब मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।